क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हैं। और ये एरा ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट इन लूप। करंट लूप है और हम लोग पहले से जानते करंट लूप क्या बना सकता है, अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है ना। आपको बहुत सारे डेरिवेशन कराए, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया था हमने और उसकी एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकलवाया था। तो करंट लूप जो है ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए आ रही है। और देखो सुनो जरा ध्यान से, पहले समझ लेना फिर ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलो मान लो हमने ये करंट रिंग लूप ये बना दिया है ना, रिंग सर्कुलर लूप बना लिया। अभी जो सर्कुलर लूप बना हुआ है ये सर्कुलर लूप आइए कौन से प्लेन में, प्लेन हॉरिजॉन्टल में हमने बना दिया या वर्टिकल प्लेन में बनाया है। अभी जो हमें दिख रहा है कौन सा प्लेन है, ये जो है ये प्लेन कौन सा और ये वाला प्लेन कौन सा है। अगर ऐसे बना दे तो ये जो है ये वाला फिगर जो बना है ये कौन से प्लेन में नहीं आ पा रहे। ये जो सर्कुलर लूप बना है ये प्लेन हॉरिजॉन्टल में बना हुआ, प्लेन ऑफ पेपर मान लो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल प्लेन में बनाने का तरीका है, इसमें पहले समझ लो आप। चलिए करंट फ्लो करा दिया, अभी आपको यानी ड्रॉ करना ही, करंट हमने बना लिया। करंट चलो इस तरह फ्लो हो रहा है, ये सेंटर है। हमने आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया याद है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। और ये राइट हैंड थंब रूल जो है ये फॉर ए लूप वाला भी पढ़ाया, फॉर ए लूप। और जरा लूप का जो राइट हैंड थंब रूल है उसको जरा देख लीजिए और सेंटर पे पहले स्टडी करो। सेंटर पे ये सेंटर है और सेंटर से ये एक्सिस पास हो रही, दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप। और अगर लूप नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो उसकी एक्सिस ये वर्टिकल होगी। और आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से एक्सिस सेंटर में जो नहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको राइट हैंड थंब रूल हम निकाल सकते हैं। देखो अभी हमने यदि ये करंट जो दिखाया ये कौन से सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज में है या क्लॉकवाइज सेंस में है। ये ऊपर है, देखो ऊपर से, ऑब्जर्वर इज अबव। आप चारों उंगलियां इस तरह से यानी राइट हैंड थंब रूल लीजिए और जो चारों उंगलियां हैं वो इस तरह से मोड़िए, अर्ध करिए जो करंट की डायरेक्शन में हो। यू अर्थ द फोर फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन सच ए मैनर दे विल रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के मैनर में हम रोटेट करेंगे मेरा अंगूठा ये ऊपर जाएगा। और सेंटर पे एक्चुअली सेंटर में ये फील्ड की डायरेक्शन होगी, अंगूठे की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हम लोग सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी आप देखो दूसरा तरीका देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करना कि हम ऑब्जर्वर हमने ऊपर से देखना शुरू किया और ये अपर फेज यानी दे विल बिहेव एज ये ऊपर वाला फेज कैसा रोल प्ले करेगा भाई, ऊपर वाला फेज नॉर्थ पोल करेगा या साउथ पोल रोल प्ले करेगा। क्योंकि आप प्लेन हॉरिजॉन्टल है, आप ऑब्जर्वर है, आप ऊपर से देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज है। इंग्लिश का लेटर ये देखो, ये एन बनेगा ऊपर या नॉर्थ बनेगा साउथ बनेगा, अपर फेज। और अपर फेज जो है नॉर्थ पोल रोल प्ले करेगी। और अपर फेज आपने पता लगा लिया और स्वाभाविक नीचे वाली जो फेज है जो हमें नहीं दिख रही वो कैसा रोल प्ले करेगी, साउथ पोल। और हाँ, और ये जो है ये हम लूप का सवाल लगा रहे हैं और लूप वाले सवालों में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो अभी और सेंटर वाली डायरेक्शन में आती है, इधर उधर वाली बनाएगी, उसमें इधर नॉर्थ से निकलेगी और अर बनाते हुए साउथ में एंटर कर जाएगी। एक बार फिर हम आपसे पूछ रहे हैं ये बताना ये जो प्लेन है ये जो लूप हमने बनाया ये वाले फिगर में ये ऐसा कौन से प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें बनेगी। अगर यानी लूप हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। हाँ वर्टिकल बनेगी, वेरी गुड।
अब जरा देखना ध्यान, तो आप सेंस बनाने जा रहे हैं। पहले इतना बना लीजिए, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प लीजिए। पहले लिखना लैंग्वेज हम कैसे लिखना होगा जब ड्रॉ करेगी। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड, लिखिए हमारे साथ, अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल फॉर ए लूप required pattern of the magnetic field lines required pattern of the magnetic field lines are, ये लिखो लैंग्वेज। उसके बाद ये डायग्राम बनाना। और जब हमें पैटर्न बनाने की बात आएगी तो हम वाला सेंटर में स्टडी कर लेंगे। करंट की डायरेक्शन अगर दी हो उसके हिसाब से चलना हमने, और नहीं दी तो हमने अपने हिसाब से मान ली हमने। और अगर ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज हो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, और क्लॉकवाइज नीचे चला जाता, ये नॉन नहीं पोल और हाफ पोल ऐसे गोले में डाल दो, बना लो। अच्छा, और प्रश्न फिर वहीं पे आ गया, सुनना बहुत ध्यान से। अगर ये लूप आपका हॉरिजॉन्टल है और इसके द्वारा बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो वर्टिकल प्लेन में होगी। देखना हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे बच्चे देखना। आपको ये मालूम है कि ये अगर ये स्ट्रेट वायर होता, स्ट्रेट वायर वाला याद है, स्ट्रेट वायर करंट नहीं कैरिंग स्ट्रेट वायर है अगर, और करंट नहीं कैरिंग स्ट्रेट वायर अगर है तो आप आइए, करंट नहीं कैरिंग स्ट्रेट वायर के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसकी जो है फील्ड पैटर्न में कैसा होता है। और यही पूछ लिया जाता है, ये वाला, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। और अगर इसमें भी वही बात, अरे स्ट्रेट वायर वर्टिकल है और सर्किल हमारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, और स्ट्रेट वायर नहीं करंट नहीं स्ट्रेट वायर आपका नहीं वास्तव में हॉरिजॉन्टल है, और ये सर्किल हमारे जो है वर्टिकल बन जाएंगे। तो इसको ध्यान रखिए, एवरी करंट इन कैरिंग लूप इज आल्सो देन कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। तो हम ये यानी एलिमेंट यहाँ तैयार कर ले रहे हैं, दिस एलिमेंट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेट इन ए वायर। ए एलिमेंट यहाँ तैयार कर ले रहे, ये लीजिए, थोड़ा डार्क कर देना, ये लीजिए, और फिर अपने हिसाब से ये हम लोग मान लेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, ये और ये छोटा वाला एलिमेंट है, इसको आपने राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट वायर वाला अप्लाई कर लीजिए, तो उसमें आपकी कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगी। बस ये ध्यान देना, सर्किल हम जो बनाने जा रहे हैं वो कौन से प्लेन में बनाएंगे। तो रिंग हमारी हॉरिजॉन्टल है, आइए सोचो, वर्टिकल में बनेगी। तो एक सर्किल हमने यहाँ बना लिया, चलो ये छोटा सा बना ले रही है, और जिस रेडियस का सर्किल यहाँ बनाओगे, इसे हटा दे रहे, देखना बहुत ध्यान से, ये बच्चा सर्किल बना लिया, इधर भी बना ले रहे, जिस रेडियस का वहाँ बनाएगा उसी रेडियस का यहाँ बनाएगी। बस आप इसमें अपनी धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते जाना। पहले देख लो आप लोग, ये लीजिए, ये लीजिए, इसको भी हटा दो यहाँ से, ये लीजिए, और ये लीजिए, जब तक करना जब तक इसके नियरेस्ट ना पहुंच जाओ। ये लीजिए, ये लीजिए, और बस अब नहीं, ये फाइनल, एंड ये लीजिए। और ये पैटर्न हमने तैयार किया, राइट हैंड थंब रूल दोनों लगा लिए, लूप वाला भी लग गया, स्ट्रेट वायर अभी हमने माल लगा लिया। और अब यानी सेंटर ऑफ रोटेशन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बना दी, वर्टिकल सर्किल में बनाए, वर्टिकल प्लेन में तैयार किए, तो रिंग हमारी हॉरिजॉन्टल हमने बना ली थी, तो ये फाइनल पैटर्न बनाया। लेकिन अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बनाई, तो अब डायरेक्शन इससे मिलेगी। ये देखो, ये जो हमने सेंटर से तैयार किया था, ये ऐसा आ रहा है, देखो ये, और इसके जो इधर जा रहा है वही जो है ये बना दीजिए। तो दिस द डायरेक्शन, ये इफेक्टिव डायरेक्शन आ गई, और इससे कहीं गलती नहीं होगी। और ये जो एरो लगा, ये करंट वाला एरो है, और करंट वाले एरो को डार्क कर दो, और कहीं एक जगह यदि
आपने करंट वाले एरो को डार्क करने के बाद एक जगह आई ले लो, बड़ा आई, और ये प्रॉपर पैटर्न दोगे। अब एक नंबर का सवाल है ऑलरेडी, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगाना है, ठीक है। हो सकता वो पहले से बना के दे दे लूप, और आपसे यानी लाइन पूछ ले जाए। इसमें लूप हमने बनाया अपनी मर्जी से बनाया, और अभी जो लूप हमने अपनी मर्जी से बनाया वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया है, और करंट की जो डायरेक्शन है वो भी हमने अपनी मर्जी से ही बनाई है। तो अगर मान लो उसने ऐसा दे दिया और ये वाला प्रश्न आ गया होता तब ये लो, अब ये लूप इसमें है, कौन से प्लेन में है ये? हाँ, तो यहाँ वर्टिकल प्लेन है, और यहाँ रिंग ऐसी बनेगी, ये सर्कुलर यानी रिंग बनेगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग ये इस तरह से बन जाएगी। ये पैटर्न नजर आएगा ये, और इसमें सर्किल, ये जो मैट्रिक्स यानी फील्ड लाइन के सर्किल बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल सर्किल बनेंगे। यहाँ पे रिंग हमारी हॉरिजॉन्टल, यानी ये मैट्रिक्स फील्ड लाइन की जो सर्किल बने हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये वर्टिकल प्लेन बने हैं, ठीक है। और बाकी यानी जो मैट्रिक्स फील्ड लाइन की जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो करंट की डायरेक्शन देख बता देते हैं, कौन सा नहीं पोल नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। करंट लूप में जैसे ये इधर आप जाएगा बच्चों, इधर ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, सेंटर वाली डायरेक्शन देख लो। इसी में करंट लूप में नॉर्थ यानी पोल से लाइन निकलेगी, मेकिंग अर्ब एंड साउथ में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव प्रश्न है, और पहले भी हमने आता नहीं, ये करंट लूप से जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है वो भी साउथ से नॉर्थ होता है, याद आ रहा है। और जो मैग्नेटिक यानी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो भी इफेक्टिवली बी की डायरेक्शन मान ली जाती है। चलो ये एक नंबर का सवाल है, लेकिन इसमें परफेक्ट करना, ये 10th में भी लगाया होगा, लेकिन समझ के तैयार करना है आपको। चलिए 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 उसको भी हम पढ़ दे रहे, सुनना ध्यान दे। एक्सप्लेन दैट, हमें ये एक्सप्लेन करके दिखाना है, इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। बहुत अच्छा सवाल है ये, और एक्सप्लेन करना है काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की है, ये ऐसा पार्टिकल यानी जो मूविंग कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसमें प्रश्न में पार्टिकल डाला हुआ, चार्ज पार्टिकल ले लो, चार्ज पार्टिकल। हम जब भी बात करेंगे चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, ड्यूट्रॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, ये इनकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अच्छा वैसे बताओ काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? E = आपने mv², ठीक है। बचपन से पढ़ा रहे हो, 6th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा और 11th में पढ़ा। अब आइए ये इस काइनेटिक एनर्जी में ये बता दो कि v² क्या है? हाँ एक बार दोबारा बोलो। नहीं पहले सही बोला, अरे सुनो जरा ध्यान से। वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट विल प्रोवाइड द स्पीड स्क्वायर। अब आप सोचो, ये प्योर नंबर है, ये स्केलर है, प्योर नंबर स्केलर होता है। ये एक्चुअली जो बच्चे पढ़ते हैं वेलोसिटी स्क्वायर वो गलत पढ़ते हैं, आप नहीं बड़े हो गए, आपको यहाँ पढ़ना है स्पीड स्क्वायर। तो इसी भी वेक्टर का स्क्वायर लग गया और इफेक्टिवली वो क्या बन गया? स्केलर स्क्वायर। वेक्टर का होल स्क्वायर यानी दैट विल बिकम स्केलर स्क्वायर। ये राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में जरा बताओ, ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है? स्केलर होती है या वेक्टर होती है? ये स्केलर है। आप जरा चेक करो अपने फॉर्मूले को, ये स्केलर, ये इफेक्टिवली स्पीड स्क्वायर हो गया। स्पीड स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ स्पीड। अच्छा जरा एक चीज बताओ हमें, ये स्पीड को हम बोलना चाहें वो क्या बोले? इट द रियली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। ये बेसिक चीजें हमने 9th की सीख ली। अब जरा 12th में आ जाओ।
ट्वेल्थ में हमने ये सीखा जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज यानी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा देन व्हाट विल हैपन। बताइए अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और सबसे पहले क्या महसूस करेगा वो। जैसे मान लो यदि ये क्रॉस साइन है, ये आपको मालूम है दिस इज द इंडिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू माने अंदर की ओर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और इसमें नहीं कोई पार्टिकल ऐसे आया और जैसे ही अंदर एंटर किया वैसे नहीं ये उसने क्या किया, उसने फोर्स महसूस किया। फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, बताओ हमें फोर्स के बारे में क्या जानते हो। ये फोर्स यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पैरेलल लगेगा या ऑब्लिक लगेगा या परपेंडिकुलर लगेगा। बताओ सोचो, अगर मान लो इंस्टेंट इन सुनो एट एनी इंस्टेंट वी आर हियर, दिस इज द इंस्टेंट इन वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी वेक्टर हमने जब हो संभाला तो हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी और जो आखिरी अर्ब है वहाँ पर हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता दी, इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उस समय इस पर फोर्स जो लग रहा होगा कैसे लग रहा होगा बताइए, सोचो। जो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ रहा होगा, और फोर्स ने जो एक्सपीरियंस करता है ऑलवेज यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ नी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी मान लो हमारा यहाँ पे थे, मान लो सपोज वी आर हियर, यू ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बताइए फोर्स यहाँ रहा होगा वहाँ पे, सोचो। ये फार्मूला देख के बताओ ना, परपेंडिकुलर रहा होगा। ये लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ रहा या यहाँ रहा, इन दोनों में यानी दोनों जगह रहा या एक जगह रहा। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली। ये फोर्स ये रहा, ये एंगल 90 अभी दिखा दिया। तो ये फिजिक्स ये है कि जब अभी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो ये जो फोर्स जो होता है इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट ऑल द इंस्टेंट। हर इंस्टेंट पर ऐसा पाया गया, ठीक है, हर इंस्टेंट पर हमने देखा। तो ये हमने पढ़ा 12th में। अब जरा और 11th में हमने क्या पढ़ के आए हैं, जरा 11th की कहानी याद करो। जरा सोचो, हम लोग न्यूटन लॉ में आ जाओ। न्यूटन लॉ मोशन याद करो, याद आ रहा है न्यूटन लॉ, F बराबर एम ए याद आ रहा है, F बराबर एम ए आपको याद आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो F बराबर एम ए में क्या आया था, अगर नहीं फोर्स इन जो डायरेक्शन है, ये लीजिए, जनरली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये और होती है। एक बात हमने ये और बताया है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और वो फोर्स नहीं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर लग रहा है, और जरा अब वो फोर्स क्या रोल प्ले करेगा, या वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल देगा या डायरेक्शन बदल देगा या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल देगा। तो ये हमें न्यूटन ने आया ही नहीं, जो भी दुनिया में जो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, जो भी एक्सेलरेटेड मोशन है वो फोर्स के द्वारा ही होते हैं। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। और जब अभी ये फोर्स जो है वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर होगी तो ये फोर्स नहीं ऑलवेज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दे डू नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वो इस तरह एक फोर्स नहीं वेलोसिटी ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करते, दे ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इफेक्टिवली आप हम बताइए कि जब कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी में एंटर करेगा, ऐसे भी एंटर करे, लेकिन वो फोर्स जो है और वेलोसिटी का जो पेयर है वो हमेशा ऐसा रहेगा।
परपेंडिकुलर रहेगा। और ऐसे फोर्स यानी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं उनका रोल क्या होता है, क्या रोल प्ले करते हैं फिजिक्स में, ये हमने 11th में पढ़ा था। ये ऐसे फोर्स यानी जो वास्तव में डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर होते हैं वो केवल डायरेक्शन बदलते हैं। ये है ना, तुम इधर आ जा रहे, इधर आओ, इधर आ गए और बोले इधर आओ, और इस तरह प्रयास में फिर आगे अनुपात बनने लगता है। प्रॉपर नहीं फील्ड बन मिला, प्रॉपर फोर्स मिलता रहा हर समय। तो ऐसे फोर्स नहीं ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ऐसे फोर्स केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करते हैं, डज नॉट एनी चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऐसे फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी माने क्या हो गया, स्पीड। ऐसे फोर्स नहीं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है वो स्पीड को नहीं बदलते। प्रश्न ये पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो आप बताइए इस तरह के सवाल में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए पहले ये सीखना होगा कि ये वी स्क्वायर क्या था। इसको हम स्पीड स्क्वायर बोलना चाहे या इसको हम वेलोसिटी स्क्वायर बोलेंगे। आज हम बड़े हो गए, अपडेटेड हो गए, 12 फाइनल होने जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में एक्सप्रेशन में वी स्क्वायर को हम इफेक्टिवली स्पीड स्क्वायर बोलेंगे। और यहाँ स्पीड स्क्वायर नहीं, स्पीड चेंज हो रही या नहीं हो रही ये आपने स्टडी कर ली। अब आइए स्पीड चेंज हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। और स्पीड चेंज नहीं हुई तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। चलो इसी में एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और जनरली नो वर्क इज डन, चल रहा है, दौड़ रहा, सब कुछ हो रहा है, वर्क डन जीरो है। वाई यू से द वर्क डन इज जीरो, डब्ल्यू जीरो क्यों हो रहा है, तो दौड़ भी रहा, सब कुछ कर रहा है, मूव भी कर रहा है, वर्क डन इसलिए जीरो हो रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। वर्क एनर्जी थ्योरम याद है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वर्क पॉजिटिव हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और वर्क नेगेटिव हो गया। और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ तो वर्क इज जीरो। और ऐसे सवाल में जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पर फोर्स तो लगेगा, लेकिन वो स्पीड चेंज नहीं कर रहा, केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी रिमेन अनचेंज फॉर द वर्क डन इज जीरो। तो ये बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। आपकी हर बात आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, रटना मारने से कोई बात नहीं बनने वाले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए लिखिए, आप पेपर में कैसे लिखा जाए वो हम लैंग्वेज अभी बना दे रहे। लैंग्वेज बनाने से पहले हम जो है एक एनालिसिस फिगर भी बना दे रहे। एक वेक्टर जो है ये बना लीजिए, टेंजेंट लाइन थोड़ा अनुपात ले लीजिए ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल बना लिया वी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट, ये बना लीजिए फोर्स वेक्टर, यहाँ एंगल दिखा दो 90, ठीक है। ये कोई चार्ज दिखा दिए Q प्लस Q चार्ज, थोड़े से क्रॉस ऐसे साइन बना लीजिए और हमें लगे कि हाँ हम फील्ड के अंदर स्टडी कर रहे थे। बना लिया। अब हम एक सटीक लैंग्वेज लिखाएंगे, वही लैंग्वेज आप लिखना, लिखिए द फोर्स ने एक्सपीरियंस्ड बाई ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ने एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, इज परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी वेक्टर। ये इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर तस्वीर ली है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर होगा या हर समय ऐसा होगा, ये और बता दो। एट ऑल द इंस्टेंट
एट ऑल इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पर होगा ये। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनी इंस्टेंट इन वेलोसिटी एट ऑल द इंस्टेंट। फुल स्टॉप कर दीजिए। अब आप आगे कहानी बताओ कि जब फोर्स ने इंस्टेंट वेलोसिटी हर समय अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और वो इंस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम यहाँ पे आ गए, हमने यू ड्रॉइंग अगेन टेंजेंट लाइन दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जब यहाँ पर फोर्स स्टडी किया हमने और वो फोर्स फिर हमें यहाँ मिला, परपेंडिकुलर मिला। ये बना लो थोड़ा सा आगे। लो नई लाइन हैंस ओनली, हैंस नहीं ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी केवल क्या बदलेगी? ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड एंड नॉट मैग्नीट्यूड, नहीं मैग्नीट्यूड। फुल स्टॉप लगा दो। एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड नॉट मैग्नीट्यूड। तो ये आप जानते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड। नई लाइन है, नए पैरासिन स्पीड। और आप स्पीड पे आ जाओ सीधे से, स्पीड। और जिन्हें ये भी नहीं मालूम नीचे रखते हैं, स्पीड का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। 11th क्यों पढ़ाया गया या 12th में पढ़ने लायक हो जाओ। और स्पीड पे अंडरलाइन कर दो। रिमेन कांस्टेंट या रिमेन अनचेंज्ड। क्योंकि हम देख रहे स्पीड हमारी कैसी रही? रिमेन अनचेंज्ड। स्पीड रिमेन अनचेंज्ड एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। और इसीलिए काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन कांस्टेंट। और ये प्रश्न पर डाल दीजिए, इसको घुमा कर नो वर्क इज डन व्हाइल एनी इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर सिनेमैटिक फील्ड। ऐसे पूछा जाएगा एडिशनल प्रॉब्लम में। नो वर्क इज डन व्हाइल इलेक्ट्रिक चार्ज is moving in a magnetic field. Justify your answer. और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा तो कौन सी थ्योरम लगा देंगे? आओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। उसमें थोड़ा आगे बढ़ा लेना, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डल गई, उसी को आगे प्रोसीड कर देना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन क्या आया गया? जितने भी फोर्स लग रहे हैं नेट वर्क डन, ये दैट विल प्रोवाइड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं हुआ और वर्क डन जीरो हो गया। फिर दिस इज द एडिशनल प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर हम अगले पे आते हैं धीरे धीरे। हर सवाल बेस कीमती है, इसको नहीं हल्के मत लेना। 33 नंबर देखिए। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हमारा लंबा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। जनरली वायर के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही होते हैं ना। आपको मालूम सारे वायर कौन से फॉर्म में होते हैं भाई? जब हम वायर बोलते हैं वायर का फॉर्म नहीं मालूम? वायर यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। और वायर जब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? हाँ, और जब वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जैसे मान लो हमें हब दे रहा, मन दे रहा है, ये चलो वायर बना दिया। जैसे ये वायर, और ये जो आप बना रहे हैं ये क्या है? ये क्या कहलाते हैं? ये जो है ये हमें हब दे रहे क्या है? ये क्रॉस सेक्शन है। और ये क्रॉस सेक्शन कैसे है?
सर्कुलर। तो उसी की बात अरे मेरे पास एक वायर है, वायर यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वायर दिया हुआ है, ठीक है। जनरली जब सवाल में नहीं बोलेंगे, हमने सारे डेरिवेशन करा दिए। वायर आपने नेग्लिजिबल माना है, स्ट्रेट यानी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का भी डेरिवेशन हुआ, सर्कुलर लूप का भी डेरिवेशन हुआ। लगभग हमने सारे वायर सिलेंड्रिकल फॉर्म में उनकी इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस की चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन ये सवाल कुछ ऐसा है, सुनो जरा दाम से। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज स्टडी करंट आई, और उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, स्टडी हो रहा है या वेरिएबल हो रहा है? स्टडी करंट आई। और करंट के बारे में आगे चल जरा आगे का सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़ना। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। अच्छा ये बताओ, सुनो जरा प्रश्न की बात सुनो, प्रश्न में आ रहा है। मेरे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है। देखना सारे बच्चे ध्यान से, ये थोड़ा सही बना दे रहे, ये लीजिए। अब जरा देखो ध्यान से, ये बीच में हमने डॉट 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 कर दी। जब वायर नहीं क्रॉस सेक्शन दे दिया तो हमने मान लिया वायर की ये एक्सेस हो गई, सिलेंडर की एक्सेस हो गई, इतना रेडियस का वायर है ये, और बता दो हमें। सोचो, रेडियस इतना दिया सवाल में ए। और ये जो क्रॉस सेक्शन बार बार सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोल रहे हो ना, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? अगर ए ने इस वायर का यानी रेडियस है, और क्रॉस सेक्शन का एरिया जिसको हम एरिया क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, जब हम एरिया अपनी क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, या हम इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर, ठीक है। सुनते जरा दाते, इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, स्टडी या वेरिएबल? यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली? यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहा जा रहा है कि पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट आई फ्लो हो रहा है। हमने ये समझ लिया यूनिफॉर्मली। अब मतलब नहीं, ये जो क्रॉस सेक्शन है हमें पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है पाई ए स्क्वायर एरिया में, और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और करंट आई फ्लो हो रहा है। अगर मान लीजिए यूनिट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यूनिट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट निकालने की बात करते हो, कैसे निकालते? करंट इन्हें यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई बताओ हमें, करंट इन्हें यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट बता सकते हो? जब पाई ए स्क्वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो यूनिट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया में करंट कितना फ्लो हो जाएगा? बोलिए। आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, ये ना बायोलॉजी लिए थे। चलो अब जरा थोड़ा आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अभी प्रश्न हमने बीच में रोक लिया, स्पेशल सवाल मिला हमें। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए कैरीज स्टडी करंट आई फुल स्टॉप। द करंट इज यूनिफॉर्मली, ये लैंग्वेज सही, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जनरली यही होता है, करंट स्टडी जब होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जब हम बोलते हैं अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और यानी टोटल जो इफेक्टिवली जितने भी करंट है, ये हम करंट हमें सब दिख रहा है, हम ये एरो बना रहे हैं, करंट एरो बना रहे हैं, ये लीजिए। और इस पूरे एरिया में से इतना करंट इनक्लोज हो गया, ये करंट टोटल आई निकल गया पाई ए स्क्वायर से, ठीक है। आगे बढ़िए, यूज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओहो, ये तो बहुत पहले पढ़ा आपने, गर्मियों में, मई जून में, शायद जुलाई में, एम्पियर सर्कुलर लॉ, थोड़ा बहुत याद आया? एम्पियर सर्कुलर लॉ वीडियो देख लेना, लेक्चर एक बार सुन लेना दोबारा, बहुत महत्वपूर्ण था। और इस एम्पियर सर्कुलर लॉ से आपको बताना है टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन द रीजन। पहला रीजन आर ग्रेटर देन है, दूसरा रीजन आर लेस देन ए है। आर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? जनरल आर बोला गया, बताओ आर क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट,
ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट और डिस्टेंस, हमने जो आपको थ्योरी में डेरिवेशन कराए हैं वहाँ पे हमने वायर जरूर लिए लेकिन वो थिनर वायर लिए थे। ये आज पहली बार हमने नहीं एरिया दिखा दिया। और थिनर वायर में हमने सीधे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये थिनर वायर हो गया, रेडियस भी दे रखा है, इसकी जो इसका आर जो है, ये इसकी जो एक्सेस है ना, सिलेंडर की जो एक्सेस, वहाँ से चेक करोगे आप। और ये जब आर यानी ग्रेटर देन ए बोल रहा है, अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी बाहर होगा या अंदर होगा? बाहर होगा, बाहर होगा। ठीक, वेरी गुड। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकाल दिया, आंसर सही दिया। अगर आर ग्रेटर देन ए है, ये सब नोट करते जाना। ये जो डिस्कशन चल रहा है, सवाल को 1 मिनट में लग जाएगा, लेकिन आप पहले डिस्कशन को समझने की कोशिश करो आप। फिर एक बार देखिए पहला सवाल, वायर, ये वायर बन गया सिलेंड्रिकल, ये क्रॉस सेक्शन हो गए। ये हम बीच में, ये बीच में नहीं, ये क्या हो गई, इस वायर की एक्सेस हो गई, सिलेंड्रिकल वायर की एक्सेस हो गई। मेजरमेंट यहीं से लेंगे। एक हमने एनालिसिस नहीं, एनालिसिस करने के बीच में हमने एक क्रॉस सेक्शन ये बना लिया। ठीक है, अब देखो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी बाहर है और हमने क्या करते, जैसे ये है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, बाहर हो गया पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और हम एनालिसिस कर रहे हैं, एम्पियर सर्किट लॉ से ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये करंट नहीं कैरिंग वायर है, यहाँ इतना फील्ड बनाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ में क्या से आता है, सबसे पहले क्या करोगे आप, आपने एम्पियर लूप बनाओगे। ऐसा एम्पियर लूप जो नहीं ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास हो जाए और आपका लगभग सारा करंट उसमें इनक्लोज हो जाए। तो हमें सबसे क्लेवर चॉइस क्या नजर आएगी, हम फिर एक बार एम्पियर लूप कौन से फॉर्म में बना ले, ये कौन सा फॉर्म हो गया, अब आओ जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। और ये हमने ऑब्जर्वेशन पास होने वाला एक हमने एम्पियरन लूप बना लिया। ठीक है, इसलिए एम्पियरन लूप, ये वाला रेडियस ए है, और ये यहाँ से चलो ये वाला रेडियस में क्या हो गया आर, ये लीजिए ये एम्पियर लूप तैयार कर दिया जरा। और ये जो एम्पियर लूप तैयार किया गया इसमें टोटल इतना एरिया गिरा हुआ है, नहीं इतना यानी करंट गिरा हुआ है, इनक्लोज या करंट इनक्लोज्ड, और समझने की कोशिश करो। जिसने भी गलत बोला अभी, हम यूनिट एरिया में नहीं पूछ रहे, हमारा यानी ये पूछ रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें इस पूरा यानी जो बाहर हमारा लूप बना गया है, इस पूरे लूप में इतना करंट इनक्लोज्ड है। अरे भैया करंट तो उतना ही इनक्लोज है जितना पाई ए स्क्वायर में है। पाई ए स्क्वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। करंट इसमें फ्लो, वायर में फ्लो या हवा में फ्लो होता है, कॉमन सेंस समझो नहीं, प्रश्न पढ़ रहे हो और बड़ी बड़ी बात, अरे IIT पेपर भी दे आए हो और सवाल उल्टा सीधा बोल। पाई ए स्क्वायर में आई हो रहा है और हमारा ये पॉइंट अंदर है या बाहर है, ये बाहर चला गया ना। हम तुम्हारे इस पूरे यानी लूप में इतना करंट घेरा, वही घेरेगा जितना ये घेर रहा है। एक आप करते जो ये एम्पियर लॉ बनाएंगे, ये जो आप एम्पियर लूप बोल रहे हैं, इट विल बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन रोल प्ले करेगी। आप राइट एंड थंब रूल से देखिए, इसमें ऐसे एरो लगा दीजिए, और दिस यानी एम्पियर लूप इज रियली द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और राइट एंड थंब रूल ये एरो लगा दीजिए। तो अगर नहीं हम यहाँ स्टडी यहाँ ले लिए, चलो हमने यहाँ पे थोड़ा ले रहे, हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दे। व्हेनेवर वी ड्रॉ द टेंजेंट लाइन हियर, so this will give the direction of magnetic field. This is the small element dl वेक्टर, ये पॉइंट P हो गया। चलिए, तो ये जो आपका एम्पियर लूप का छोटा सा टुकड़ा है, dl वेक्टर लिया है हमने, dl वेक्टर और b वेक्टर के बीच एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट P बाहर है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी P बाहर है, और रिजल्ट वही आएगा जो हमने आपको डेरिवेशन कराया है थ्योरी में। फर्क पड़ेगा जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट P अंदर जाएगा।
क्योंकि हमने जब बाहर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लिया, वी ड्रॉ एनी एम्पियरल लूप, दैट एनी एम्पियरल लूप इज ए सर्कुलर फॉर्म और दिस इज कॉन्सेंट्रेट विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। जो वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्सेंट्रेट बना लिया। और ये पहला प्रश्न चल रहा है, इसमें हेडिंग डालो व्हेन, फर्स्ट नंबर डालिए व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द वायर। जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी आउटसाइड द वायर लाई करेगा, आर ग्रेटर देन ए लो ब्रैकेट में, और फिगर अच्छा सा बनाओ ये रही। एक बार ये 5 नंबर के सेक्शन में आ गया था, लेकिन ये 3 नंबर अमान चल गई। व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द वायर, बताइए। लो अप्लाइंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, अप्लाइंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो। याद करो स्टेटमेंट कैसे बोला, म्यू जीरो टाइम द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप या करंट इन थ्रेडिंग द लूप। जो भी बोलना बहुत तरीके हमने आए थे, 2 दिन लगा दिए ये हमने को समझाने में। और म्यू जीरो टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय एम्पियरन और भी एम्पियरल लूप। ठीक है, ले लीजिए। तो ये हो गया। अभी जो है म्यू जीरो, अभी फिगर दे इतना करंट इनक्लोज्ड है ये हमारे एम्पियरल लूप में, और इसमें चाहो आप एरो बना लो, ये एरो, ये एरो, ये एरोज यूनिफॉर्म बनाना है, बिल्कुल बराबर दूरी पे एरो बनाना। ये सब मिला के यानी जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें बड़ा बड़ा ले लीजिए आई, और जितना करंट इसमें इनक्लोज्ड है उतना ही करंट बाहर वाले में इनक्लोज्ड है। तो करंट को यही है ना जो वायर में फ्लो हो रहा है। और मी जीरो टाइम अपनी आई, ये हो गया राइट हैंड साइड। जरा लेफ्ट हैंड साइड कहानी बता दो हमें। ये हर पॉइंट पर बी 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 सेम रहेगा, बी कांस्टेंट हो जाएगा, जो डिस्टेंस बराबर, इसलिए हमने सर्कुलर फॉर्म लिया लूप, कैलकुलेशन सरल हो, इजी होंगे सर्कुलर फॉर्म में। और ये बी कांस्टेंट फॉर्म में हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल, और एंगल जीरो बी डी एल कॉस जीरो, है ना। ए वेक्टर डॉट यानी बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे यानी एंगल जीरो है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ए बी। बी हर पॉइंट पर सेम है, डिस्टेंस इक्वल है। ये आप सकते हो ये वाली इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवर द क्लोज्ड लूप, अराउंड द क्लोज्ड लूप, ये हो जाएगी 2 पाई। बताइए हमें, दिमाग में जोड़ डालिए। ये डी एल डी एल डी एल डी एल इसमें से निकाल रहे हो, डी एल डी एल डी एल, ए वाले रेडियस से या आर वाले रेडियस से। हाँ, टोटल लंबाई क्या होगी 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर बराबर ये हो गया म्यू जीरो इंटू आई, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू 0.2 पाई आई अपॉन आर। और ये हम लोग पहले भी जानते थे, तो ये डेरिवेशन हमने आपको कराया हुआ है थ्योरी में, है ना। तो बाहर अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और पतला हो वायर या मोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर आप देख रहे हो, आप लोग दिखाई दे रहा है बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये पूरा कर दीजिए, ब्लॉक बंद कर दीजिए। सेकंड नंबर स्टडी करें हम लोग। सेकंड लिखिए व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द वायर। सेकंड नंबर डालिए व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द वायर, वायर के अंदर है। देखो फिगर अच्छा बना लेना, हेडिंग डाल दिया व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द वायर, आर की वैल्यू अब हो गई ए अच्छा फिगर बनाइए और बताइए हमें क्या हो सकता है। देखना फिगर अच्छा से बनाना। ये लीजिए एक्सेस बना लीजिए, ये इसका ऑब्जर्वेशन वाला नहीं, बीच में नहीं,
इसका वायर आई क्रॉस यानी और बना लीजिए, रेडियस ए वाला। जरा देखना ध्यान से, ये हमने ये और बनाया अंदर बच्चा यानी सर्किल, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी मान लो, ये हो गई स्मॉल आर, स्मॉल आर दिखा देना। और इसमें ये अंदर वाला ये ओम्हा लूप हो गया, बोलिए एम्पिरियल लूप हो गया ये। और बाकी सारी थ्योरी वही रहेगी, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर याद दिखाने पर बी और डीएल के बीच एंगल 0 हो जाएगा। अरेंट इन थ्रेडिंग वाला आओ आप हमें बस याद चेंज हो जाएगा और सब वही चला रहेगा। यहाँ में आई केवल ये बच्चे निकालना सीख ले बात बन जाएगी, बाकी सब चलता रहेगा। अरेंट इन थ्रेडिंग को हम आइडियस मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, आइडियस नंबर दे रहे। फिगर बना लो और लिखो अप्लाइंग द एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन यानी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर मी 0 टाइम्स यानी अरेंटली इंक्लूड बाय द एम्पिरियल लूप। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बी इंटू 2πr बराबर मी 0 आई डैश, आपने बता रही आई डैश था क्या यहाँ पे, हियर आई डैश यानी बी द अरेंट इनक्लोज्ड बाई द एम्पियरन लूप, अरेंट इंक्लूड बाय द एम्पियरन लूप, आई डैश मान लिया हमने आई डैश। चलिए हमें बताइए जब यानी एरिया पाई स्क्वायर था तो करंट कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, आई, वेरी गुड। और अगर ये यूनिट एरिया होता और यूनिट एरिया में करंट कितना फ्लो होता, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा आओ, आज जो हमें एम्पिरियल लूप दिया गया है उसका एरिया कितना है, ये एम्पिरियल लूप जिसका रेडियस आर है, अरेंट इन थ्रू द बोलिए ये रखते करना, अरेंट इन थ्रू द बोलिए अरेंट थ्रू द यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई स्क्वायर था स्टडी करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसे आई बोला गया, यूनिट एरिया आई अपन पाई स्क्वायर हो गया। आज नहीं जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी अंदर आया उसका यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब आई आई डैश कितना हो जाएगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यार ये रखते नोट कर लो, यार सीधे सीधे ले लो, आई डैश बराबर हो गया आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। बताइए क्या हो गई वैल्यू हमारे पास, आई डैश बराबर बोलिए आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन बेटा बोलो ए स्क्वायर। ठीक है, सेकंड नंबर डाल दीजिए। अब ये फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 में क्या लिखा हो 1 देखो जरा ध्यान से, बी इंटीग्रेशन डी एल म्यू 0 आई की वैल्यू आपने निकाल लिया है, आई डैश की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको इधर पूरा करिए, बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू आई हो अराउंड द लोड इन एम्पिरियल लूप, कौन आएगा, एम्पिरियल लूप का रेडियस कितना था आर। वो अब जो आर अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आर ए से ज्यादा या ए से कम है, 2πr बराबर म्यू 0 आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए फाइनल कोई वैल्यू आई, यहाँ आर से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, बी की वैल्यू बोलिए म्यू 0 अपॉन 2π ए स्क्वायर।
ठीक है। ये ले लीजिए म्यू 0 आई, ये पूरा जो कांस्टेंट टर्म है वो एक में ले लीजिए, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। आई भी यहाँ स्टडी करंट है। केवल वेरिएबल टर्म क्या हो सकता है बताओ जरा हमें। अरे वायर के अंदर जैसे यानी ये वायर है ना, ये वायर ये एक्सिस हो गई, ये आर यानी ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर। तो हम जब एक्सिस से दूर जाएंगे बाउंड्री पर आएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आर यहाँ वेरिएबल हो गया बाकी हम कांस्टेंट। अब आप जरा बता सकते रिलेशन क्या हो बी और आर में, बी और आर में रिलेशन बता दो। हाँ लो बी प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपका IIT का सवाल तैयार हो गया कि जब हम अंदर थे रिलेशन आर का सीधा रिलेशन था और बी और आर में सीधा रिलेशन। जैसे जैसे हमने सिलेंड्रिकल वायर के अंदर से एक्सिस से थोड़ा धीरे धीरे उससे आगे जाएंगे, अंदर ही रहेंगे मटेरियल में और दूर जाएंगे, जब हम बाउंड्री पर नहीं आ जाएंगे वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। उसके बाद फिर गिरना शुरू हो जाएगा। अल्को एडिशनल सवाल में यही प्रश्न पूछ लिया जाए, एडिशनल में यही सवाल था, एडिशनल प्रॉब्लम डाल दो और प्लॉट करने के लिए बोला जाए ग्राफ को प्लॉट करिए व्हेन एनी आर लेस देन एनी ए और व्हेन आर ग्रेटर देन ए, व्हेन आर इक्वल टू ए, ये प्लॉट कर दीजिए। बी वर्सेस एनी आर का ग्राफ बनाइए, तो बना सकते हो आप लोग। ये लीजिए पहले लीनियर ग्राफ बनेगा जो बी प्रोपोर्शनल टू आर, अंदर हो गए हम। ये लीजिए यहाँ पे जब मैक्सिमम हो गया वहाँ पे आर की वैल्यू क्या रही होगी, आर की वैल्यू रेडियस के बराबर हो गई। रेडियस या ए दिया था सवाल में, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्योंकि आपको याद है जब बाहर जाते हो रिलेशन कौन सा दे रहा, अब बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ तो ये लीजिए, चलिए बना लीजिए एडिशनल में और रिलेशन चाहो लिख लो वहाँ पे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ये है, बी प्रोपोर्शनल टू आर ये है। बेहतरीन सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। एक भी सवाल चूकना नहीं चाहिए। दाम मेरा अभी भी बहुत टाइम है मेरे पास, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, और अभी भी आज भी बच्चा कोई पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और आज भी वो कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अब लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा बोलिए। पढ़ दे। अच्छा ये 34 बहुत टाइम लेगा, ये डिस्कशन में बहुत टाइम लेगा। 34 अभी टाइम लेगा, 35 पढ़ सुनाओ कोई। हाँ देखो आपने अभी जो पूरी शीट हमारी लगाई है उसमें हर तरह के सवाल लगाए थे। सेम इनी मोमेंटम पे क्या होता है, रेशियो निकाला आपने शीट में ढूंढना। सेम इनी आर्टिक एनर्जी पे भी निकाला एक सवाल, और ये हमने जान दिया है। इसमें क्या कर दिया हमने, सेम बताइए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअली सवाल वही है, आर्टिक एनर्जी का फार्मूला E=12mv² होता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज वाले सवाल को ऐसे यानी मतलब आर्टिक एनर्जी कैसे गेन कराते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो आर्टिक एनर्जी गेन कराने के लिए आपको सिखाया गया होगा Q×V। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। अब ये दोनों चार्ज नहीं, देखो ध्यान से सुनना, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज है। एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1H1, एक कौन सा है बेटा, अल्फा पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2He4। और अगर आपने ये चार्ज नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर, तो यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज यानी प्रोटॉन के चार्ज का डबल हो गया। और मास नंबर के बारे में, मास नहीं अल्फा का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना हो गया। और मास और चार्ज में रेशियो दिमाग में रखना ही रखना। अब जब परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर एंटर करने के लिए आपको मालूम, जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा पाथ सर्कुलर हो जाएगा। रेडियस की बात कर रहा है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फार्मूला आपको याद है, R=mv/UV, ये वाला फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी तो है ही नहीं, स्मॉल v तो है ही नहीं,
तो पहले को आपने कन्वर्ट करना था तो हमने अब बटनी आपको याद हो RT एनर्जी ए बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस यानी ए अपॉन यानी एम, और वो भी अंडर रूट में हो जाएगी। तो इसलिए आर को हमने कन्वर्ट कर लिया था एम अपॉन, ध्यान तो सुनना, ये पहले लग चुका सवाल एक बार, एम अपॉन क्यू बी, ये हमने हमें होमवर्क दिया, याद करो, एम अपॉन क्यू बी ट्वाइस यानी ए अपॉन एम, ये रहा, ठीक है। तो ये फार्मूला तैयार कर लिया हमने, आर बराबर देखो ध्यान में, एम अंदर ले जाएगी, 1 अपॉन यानी क्यू बी, अंदर ले जाने से क्या बनेगा बोलिए, ट्वाइस यानी एम इंटू ए, ये हो गया। लेकिन यहाँ RT एनर्जी नहीं दी हुई है, या वो दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस, और ए को हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो आर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन यानी क्यू इंटू बी अंडर रूट यानी ट्वाइस यानी एम, और ये हो जाएगा क्यू इंटू कैपिटल वी। ये लीजिए, अभी बाहर स्मॉल क्यू है, अंदर स्मॉल क्यू है, बाहर स्मॉल क्यू है डिनोमिनेटर में, अंदर स्मॉल क्यू है न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर वाला क्यू जब अंदर ले जाओगे स्क्वायर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो आर का वैल्यू कोई फाइनल वैल्यू तो ये हो जाएगी अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, बाहर केवल 1 अपॉन बी रहने दीजिए, 1 अपॉन बी अंदर हो गया ट्वाइस यानी एम क्यू वी अपॉन बोलिए क्यू स्क्वायर, और फाइनल फार्मूला बना दीजिए, फाइनल फार्मूला बना लीजिए इस न्यूमेरिकल के लिए। और आर का फार्मूला हमने पूरा दिखाया एग्जामिनर को, आप सीधे भी तैयार कर सकते हैं, एक नंबर में आ जाए। तो फाइनल फार्मूला क्या हो गया, ट्वाइस यानी एम वी अपॉन स्मॉल यू, इसे बंद कर दीजिए। तो ये रेडियस आज हमने नए फॉर्मेट में बना ली, ये रेडियस का फार्मूला डायरेक्ट रिमेंबर भी कर सकते फॉर 1 मार्क में, डायरेक्ट यानी यूज इट जो हम यहाँ दिखा रहे हैं, फॉर यानी MCQ में या 1 मार्क में ये एक ऐसा रिलेशन तैयार रखना जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा हो, चार्ज भी आ रहा हो, पार्टिकल के मास भी आ रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी आ रहा है। अब जरा और यार 2 पार्टिकल दिए गए हैं, एक प्रोटॉन दिया गया और एक अल्फा दिया गया, 1 2 3 4 पैरामीटर आपके पास हैं, बी है, स्मॉल यू है, एम है और वी है। इन 4 में कौन से दोनों के लिए सेम है, इन 4 यानी वेरिएबल में या पैरामीटर में जो फॉर्मूला तैयार कर दिया गया है, दोनों पार्टिकल क्या क्या सेम हो सकता है, दोनों पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं ई मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड में, और दोनों पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया जा रहा है, RT एनर्जी गेन कराई जा रही है विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ लिखेंगे फॉर बोथ यानी पार्टिकल्स, दोनों ही पार्टिकल्स के लिए बताइए, B and V रिमेन सेम, और दोनों पार्टिकल के लिए V मैग्नेटिक फील्ड B और पोटेंशियल डिफरेंस V सेम है। तो ये हम यहाँ से रिलेशन बना रिलेशन संबंध बना रहे हैं, और आर प्रोपोर्शनल टू संबंध में बाकी सब कांस्टेंट रह क्या गया मेरे पास, वेरिएबल कौन से रह गए, अब 4 में 2 चले गए, 4 में यानी दोनों के लिए ये और ये सेम है, वेरिएबल कौन से रह गए दोनों में, एम और यू। तो ये रिलेशन तैयार कर लीजिए, इसे ब्लॉक बंद कर दीजिए, आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम और यू, और इससे रेशियो फार्मूला बनाएगी, रेशियो फार्मूला बना लेंगे, आर फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर फॉर एल्फा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, हम अंडर रूट के अंदर है, एम नी प्रोटॉन अपॉन एम नी एल्फा, सीधा रिलेशन था। लेकिन चार्ज वाला रिलेशन उल्टा है, और चार्ज वाला रिलेशन उल्टा है, आर पी प्रोटॉन है तो इधर आ जाएगा चार्ज नी ऑफ नी एल्फा, और जहाँ एल्फा है वहाँ आ जाएगा चार्ज ऑफ नी प्रोटॉन। ये लीजिए, और ये इसमें वैल्यू कर दीजिए, बताइए क्या रहेगा आंसर। चार्ज और मास के बारे में मालूम है आपको, ये है, करो जरा इतना, हो गया। देखिए अंडर के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन और रूबरू वैसे ही लिखा रहने दो,
प्रोटॉन की मास से एम्पीयर अरेगी। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन की मास कितने टाइम होता है? 4 टाइम, MP अपॉन 4 MP। इसी तरह अल्फा पार्टिकल चार्ज जो है प्रोटॉन के चार्ज कितने टाइम होता है? अरे अल्फा प्रोटॉन में प्लस ई है, अल्फा कितना होता है? +2e, है ना। तो अब बताइए फाइनल आंसर बोले क्या हो जाएगा? RNA प्रोटॉन अपॉन R अल्फा की वैल्यू बोलिए। R प्रोटॉन अपॉन R अल्फा की फाइनल आंसर बोलिए। नहीं मालूम? 1/√2 बोलिए। और RNA प्रोटॉन रेशियो R अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? हाँ, तो आज इतने रखने के हवाले में रह गया। और इसको हम नेक्स्ट वॉल्यूम जब स्टार्ट करेंगे प्योर न्यूमेरिकल वॉल्यूम बनाएंगे, इसमें हल्के न्यूमेरिकल डालेंगे। अब इसके तुरंत बाद जो है वो प्योरली न्यूमेरिकल होंगे, प्योरली न्यूमेरिकल जो जैसे बोलते हैं हम लोग। और अब पूरा एक अलग वॉल्यूम बनाएंगे, उसमें वो एक हवा रह गया न्यूमेरिकल वो लगवा देंगे। ठीक है, अल्लाह आपको नहीं पढ़ाया जाए, अल्लाह तैयारी करिए, बिफोर टेस्ट की तैयारी है ना। संडे को हम आपको टेस्ट ले रहे हैं, मेजर टेस्ट नंबर 2, कंप्लीट रे ऑफ कंप्लीट मतलब थ्योरी डेरिवेशन जितना भी है, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल, कंप्लीट न्यूमेरिकल और वेव ऑफ कंप्लीट, है ना। ये पूरा अच्छे से तैयार कीजिए आप लोग। आज अटेंडेंस कोड बताए या अभी भी एक मन में उठ रह गया, एक अब सवाल और लगवाएं? अटेंडेंस कोड ले लीजिए जो हम बोल रहे हैं, बोले। हाँ, HELIUM, ये क्या हो गया? हीलियम। हीलियम के आगे न्यूक्लियस जोड़ लो, क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल। आज अब बेटा अटेंडेंस कोड यही रखो, हीलियम, HELIUM। ठीक है, और अच्छे से